हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन हो जाता है, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। हालांकि पहली वीडियो में भी, क्योंकि आज का जो पार्ट है ये सेकेंड पार्ट है, इससे पहले भी एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वो पार्ट भी ज़रूर देखें, क्योंकि चीज़ें क्या करते हैं जब हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो चीज़ें हमारी ज़्यादा समझ में आती हैं, है ना। क्योंकि स्किप करके हम अगर कोई चीज़ देखते हैं तो चीज़ें हमारी फुल तरीके से समझ में नहीं आती हैं। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की सीरीज़ का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। वैसे तो आपकी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी जो राजन सीरीज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर आपका 31 हो जाता है, लेकिन आज की सीरीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो चलते हैं भाई, देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हो जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? तो इसमें जो कारण है वो आपको बताने हैं। तो कौन कौन से कारण है, ये कौन सा मुख्य कारण है, इसको आपको बताना है। तो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, क्योंकि भाई अपने यहाँ कृषि प्रधान देश ही है, तो कृषि पर तो निर्भरता है ही है। भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, ये भी बात सही है। लेकिन देश की विशाल जनसंख्या, ये आपका देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि ये सही हो सकता है ना, लेकिन हम पहले चारों ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पर चलेंगे। औद्योगिक रुग्णता, तो आप बताएं कि इसमें जो सबसे सही आंसर है वो कौन सा है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं। भारतीय उद्योगों का अल्प विकास है, बात ये भी सही है, इस वजह से भी पिछड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है देश की विशाल जनसंख्या। क्यों? क्योंकि देखिए, जितनी यानी कहते हैं ना, जितनी स्पीड में जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उतनी स्पीड में रोजगार बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने देखा है ज्यादातर लोग क्या है, बेरोजगार हैं, है ना। अब जब बेरोजगार हैं तो क्यों ऐसा है? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जितनी स्पीड में जनसंख्या बढ़ती है उतनी स्पीड में रोजगार मुहैया नहीं हो पाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है। और जबकि अपने यहाँ की एक जो प्रथा है, प्रचलित है बहुत ज़्यादा, कि बच्चा छोटा सा है बस उसके बारे में सोचने लगे इसकी शादी करनी है, और बस 18 क्रॉस किया कि बस इसकी शादी कर दो। और दूसरी बात ये भी कि लड़कियों को ना पढ़ाया जाए वो भी, और लड़कियों को कोई वर्क ना करने दिया जाए वो भी। और जब शादी जल्दी करेंगे तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, है ना। तो ये सभी चीज़ें अपने यहाँ देखने को मिलती हैं और यही सबसे बड़ा कारण है ना। तो इन पर रोक लगानी चाहिए, है ना, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। भाई रोजगार है, कोई रोजगार से लगा हुआ है, तब क्या करें, उसका विवाह करें। अपने यहाँ तो ये चीज़ है, भले कोई रोजगार कर रहा है नहीं कर रहा है, खाली है, फ्री है, और क्या है, बस विवाह होना चाहिए, वो वाली चीज़ है। और विवाह हुआ तो जनसंख्या बढ़ी, वो वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो 22 जुलाई 1945 को की गई, या 24 अक्टूबर 1945 को की गई, या 24 अक्टूबर 1946 को की गई, या 14 सितंबर 1948 को की गई। तो आंसर पर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो हो जाती है 24 अक्टूबर 1945 हो जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 27 हो जाता है, या अनुच्छेद 25 हो जाता है, या अनुच्छेद 20 हो जाता है, या अनुच्छेद 21 हो जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाता है, पहले हम आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद 21 ये कौन सा है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी का अनुच्छेद है। अब आप कहेंगे कि मैम एक अनुच्छेद हमने पढ़ा था, वहां पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। आपने कहा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी का ये अनुच्छेद है, लेकिन हमने ये पढ़ा था 21, जो अनुच्छेद 21 है उसमें हमने ये पढ़ा कि यानी जो शिक्षा है वो क्या है,
जो शिक्षा है वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात आपने कही थी। तो हम ये आपको बताते हैं वो 21 का की बात है ना। और यहाँ पे आपका हो जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी, तो अनुच्छेद 21 हो जाता है का जोड़ा गया उसमें। और उसके बाद आपका हो जाता है हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, तो एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, गॉडविन आस्टविन यानी K2 है, या नंदा देवी है। तो इसमें आपका हो जाता है कि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है एवरेस्ट हो जाती है, एवरेस्ट हो जाती है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 8,848, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे 8,850 भी आपको मिलेगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे भाई ऊंचाई तो नीचे से जब कोई चीज़ होती है ऊंची होती है, और नीचे से क्या है वहाँ पे खड्डा हो रहा होता है, वहाँ पे जगह बन रही होती है, तो नापा तो उस तरीके से जाएगा ना। तो कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा, 8,848 भी मिल सकता है। अगर 848 यानी 8,848 मिले या 8,850 मिले, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, या खनिज संपदा, या प्राकृतिक वनस्पति, कौन हो जाता है। तो इसमें खनिज संपदा हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया, 1946 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, या 1932 ईस्वी में। तो कब किया गया, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अगर देखिए आंसर की सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है कि 8 अगस्त, क्या हो जाता है, तो 8 अगस्त 1942, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट है। अगर हम बात करें 1930 में क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब, तो 26 जनवरी 1930। और अगर हम बात कर लेते हैं 1932 ईस्वी की, तो 24 सितंबर 1932 में तो पूना पैक्ट समझौता हुआ था। तो ये सन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। तो दांडी, या खेड़ा, या बारदोली, या चंपारण, कहाँ किया था। तो सबसे पहले देखिए हम आंसर पर चलेंगे और उसके बाद हम और भी डिटेलिंग करेंगे। तो आपका जो हो जाता है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह, तो चंपारण हो जाता है। कहाँ से हो जाता है, तो चंपारण से। और अगर डेट की बात की जाए तो 1917 हो जाता है, ठीक है, 1917 हो जाता है। खेड़ा की अगर हम बात कर लेते हैं तो सत्याग्रह 1918 शुरू हुआ। क्या, तो खेड़ा की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हुआ, तो सत्याग्रह जो हो जाता है, और उसमें क्या, तो 1918। उसके बाद आपका हो जाता है दांडी, तो दांडी की अगर हम बात करें तो 12 मार्च 1930, क्या, तो 12 मार्च आपका हो जाता है। और कब, तो 1930, क्या, तो दांडी की बात यहाँ पे हो रही है। और अगर हम बात करें बारदोली की तो 12 जून, बारदोली की अगर बात से बारदोली और बात से 12 जून, ऐसे याद रखिएगा। तो आपका हो जाता है 12 जून, और आपका क्या हो जाता है सन आपका 1928 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाता है। ये भी डेट्स आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि कभी देखिए अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया, अभी देखिए चंपारण के बारे में पूछा है, अब हो सकता है खेड़ा के बारे में पूछ लें, हो सकता है दांडी के बारे में पूछ लें। तो 4 ऑप्शन है, तो चारों क्लियर कर दिए हमने। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी, असहयोग आंदोलन, और होम रूल। तो किससे है, तो होम रूल से संबंध है। और ये इनसे कौन, तो एनी बेसेंट, इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व करता, इनको आप कह सकते हो, इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। तो क्षोभ मंडल पर होता है, समताप मंडल पर होता है, आयन मंडल पर होता है, या ओजोन मंडल पर होता है। तो ये क्वेश्चन मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ कहूँगी जो मैं हर क्लास में एक क्वेश्चन पे ज़रूर कहती हूँ कि ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, जितना मैं कहूँ उससे भी कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि इसके जो भी ये 4 ऑप्शन है ना, तो चारों को आप इतनी बारीकी से इसको समझें, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि इसको जब हम बारीकी से आपको बताएंगे, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी तो इम्पॉर्टेंट है, आपके डीएलएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपके सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपके सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैंने कितनी बार इम्पॉर्टेंट कह दिया है ना, तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्षोभ मंडल से स्टार्ट करते हैं। पहले हम आंसर नहीं बताएंगे, पहले हम सबको थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, छोड़ सब में आया बाहर, ठीक है। तो छोड़ से हो जाता है क्षोभ मंडल, क्या हो जाता है, छोड़ सब में आया बाहर, तो छा से आपका छोड़ से क्षोभ मंडल, सबको तो समताप मंडल, और उसके बाद आपका हो जाता है मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ये आप ट्रिक याद रखिए, छोड़ सब में आया बाहर, ठीक है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल क्या है, ये सबसे पहली परत होती है, और अगर हम बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है, और निचली परत वो भी कैसी निचली परत, जहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा होना, बारिश होना, तो ये सब किस में घटित होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, आपको पता है क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है क्षोभ मंडल की बात। अगर बात करें क्षोभ मंडल की, तो इसमें क्या होता है, क्षोभ मंडल में इसमें ज़्यादातर बादल और तूफ़ानी मौसम होते हैं। वही चीज़ अभी जो हमने बताई कि मौसम संबंधी होती हैं, तो बादल, तूफ़ानी मौसम, ये सब भाई इसी में तो होंगे ना। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्षोभ मंडल को क्या, तो क्षोभ मंडल को आपका क्या हो जाता है, तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी ये परत हो जाती है, छोड़ सब, हमने बताया ना छोड़ सब, तो समताप मंडल हो जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, समताप मंडल जो है वो तापमान स्थिर रहता है, इसमें क्या रहता है, तो जो तापमान होता है ना, तापमान वो क्या होता है, वो रहता है स्थिर, क्या रहता है, वो रहता है स्थिर। और समताप मंडल में ओजोन परत होती है, और समताप मंडल में बादल नहीं होते। अगर इसमें पूछ ले भाई, आपसे पूछ ले कि किस में बादल नहीं होते हैं, तो समताप मंडल में क्या नहीं होते हैं, तो बादल नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आयन मंडल की। अगर हम बात करें तो आयन मंडल में क्या होता है, तो आपका हो जाता है, यहाँ पे समझ लेते हैं, तो आपका आयन मंडल जो हो जाता है वो गैस के अणुओं के रूप में। और उसके बाद ओजोन मंडल की अगर हम बात करें, तो ओजोन मंडल देखिए आपका किस में हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं इसको, ये समताप मंडल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको, और भी जो बचे हुए हैं, जैसे छोड़ सब में आया बाहर, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, ये आप इसको देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल होता है, और ओजोन इसमें पाई जाती है, तो इसीलिए ओजोन मंडल भी इसको कहते हैं। तो इस तरह से बस क्या है, चीज़ों को घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। जब आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, जब सभी चीजें क्लियर होंगी तो भाई कंफ्यूजन क्यों होगी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है, तो आपका हो जाता है क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो भाई बताएं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं, या सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं, या देशबंधु चित्तरंजन दास हो जाते हैं, या कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, ये हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। देखिए सुभाष में
शाया, है ना, देश बंधु में शाया। तो ऐसे करके चीजों को याद करने की एक हैबिट डालें, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु तो देश बंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा, एम.जी. नराडे ने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा। किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा। क्वेश्चन है, दिल्ली चलो जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है, भगत सिंह का है, महात्मा गांधी का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? तो दिल्ली चलो जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा हो जाता है सुभाष चंद्र बोस जी का, यानी कि ऑप्शन राइट है। अगर बात कर ली जाए भगत सिंह की, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया। भगत सिंह ने क्या कहा, यानी कौन सा नारा दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अपने आलस को दूर करें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपने आलस को दूर करें, ये बात किसने कही? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? करो या मरो नारा दिया। भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, जहां प्रेम है वहां जीवन है, इन्होंने कहा। किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने। भगवान का कोई धर्म नहीं है, ये किसने कहा? तो ये कहा महात्मा गांधी जी ने। जहां पवित्रता है वही निर्भयता है, और किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आजादी बेचना, ये किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो यहाँ पे आंसर तो आपका हो गया सुभाष चंद्र बोस, यानी जय हिंद, यानी दिल्ली चलो जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, या 4 मार्च 1931 को हुआ था, 3 मार्च 1931 को हुआ था, या कोई नहीं? देखिए हमने पिछले क्लास में यही चीज बताई थी। अब देखिए यहाँ पे जो सन है वो तो आपके सेम है। अगर आपने सिर्फ सन याद किया होता तो इसको नहीं कर पाते। आपने जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया और आप क्या है एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपने 1931 तो याद कर लिया, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, लेकिन ये नहीं याद किया कि 5 मार्च 4 मार्च 3 मार्च किस मार्च को, है ना। या भाई 12 महीने होते हैं, कौन से मंथ में कौन सी डेट में, तो फिर बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, है ना। तो आपको सभी चीज़ें याद करनी है। तो यहाँ पे आपका जो 5 मार्च 1931 हो जाता है वो राइट हो जाएगा। और एक चीज़ और है, सीरीज पे फुल तरीके से डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि मैं नाम तो नहीं लूँगी कौन सी सीरीज का, लेकिन आंसर जो है ज़्यादातर यही कहूँगी, ये तो नहीं कहूँगी कि गलत होते हैं, ये कहूँगी कि मिसप्रिंट होता है ना। किसी को गलत कहना ठीक नहीं होता है, हाँ मिसप्रिंट होता है। तो बहुत ही सावधानी से, बड़ी ही बारीकी से चीज़ों को समझें। और सिर्फ ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का एक कहना होता है तो सीरीज में लिखा था मैं क्या करूं, वो जाने, कौन जाने, क्या वो जो प्रिंट कर रहे हैं वो जानेंगे? भाई एग्जामिनर आपका पीएनपी कॉपी चेक करेगा। पीएनपी की तरफ से एग्जाम होते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, और प्रिंट कौन करता है? कुछ लोग, जैसे ऐसा होता नहीं है कि किसी से मुलाकात होती, जब से कहो कि भाई ये आंसर था, ऐसे तो बोले नहीं हमारे जो हमने सीरीज ली थी उसमें तो ये आंसर था, मैं भाई इसके लिए अब क्या करूं? तो ऐसा नहीं है, वो आप ही की प्रॉब्लम है, आपको ही उसको कायदे से पढ़ना है, ठीक है। और मैंने इतना ज़्यादा आपसे इसके लिए क्यों कहा, क्योंकि जो ये ऑप्शन है इसमें 4 मार्च 1931 दिए हुए हैं राइट आंसर, लेकिन है 5 मार्च 1931, यानी आपने अगर थोड़ा सा इधर उधर किया यानी आपका 1 नंबर गया, ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए आपको खुद से अपने, कहते नहीं, आँख और कान सभी चीज़ें खुली रखनी, यानी अपनी इंद्रियों को क्या करना है, अपने कंट्रोल में रखना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है। किसने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया? तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। किसने? तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, महात्मा गांधी जी ने देखिए करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो का नारा दिया, है ना। लास्ट टाइम इन्होंने क्या कहा? तो हे राम कहा। ये बहुत ज़्यादा
क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और किसी की मेहरबानी मांगना और अपनी आज़ादी खोना, ये भी किसने कहा, यानी अपनी आज़ादी बेचना, ये किसने कहा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा। लेकिन करो या मरो, भारत छोड़ो, ये तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी, चंद्रशेखर आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाते हैं, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, चित्तरंजन दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें आपका हो जाता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसका है, तो लाला लाजपत राय का, और या भगत सिंह, या जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, तो ये किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ये देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हालांकि ये आप सभी को पता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, लेकिन साथ में हम लोग क्या करेंगे, सबका रिवीजन करते हुए भी चलेंगे। लाला लाजपत राय, तो इन्होंने क्या कहा कि इन पे लाठियाँ बरसी थी, अंग्रेज़ों ने बरसाई थी, इसी से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब लाठियाँ इन पर पड़ रही थी तो इन्होंने क्या कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, क्या कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेंगी। और वही हुआ, जो इन्होंने कहा था वही हुआ। और 1 महीने के अंदर जिन लोगों ने लाठियां बरसाई थी, जिनके वजह से लाठियां बरसाई गई थी, उसको भी मौत के घाट क्या किया गया था, उतार दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, और इसमें जो आंसर आपका हो जाता है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो आपका हो जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम लोग। तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी जी को। किसको किया गया था, तो महात्मा गांधी जी को किया गया था, इसलिए इसमें जो आंसर हो जाता है वो आ हो जाता है। और सीसी का नाम है, और तो ये एक प्रकार का मच्छर है, या एक प्रकार की मछली है, या एक प्रकार की मक्खी है, या एक प्रकार के कुत्ते का नाम है। किसका नाम है, तो सीसी जो हो जाती है वो एक प्रकार की मक्खी का नाम हो जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका में पाई जाती थी, यानी पाई जाती है। याद रखिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आपके सिलेबस में है तो उसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लिया जाएगा, इसके लिए कोई पाबंदी तो है नहीं, है ना। मलेरिया की दवा कुनेन बनाई जाती है, तो मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष के छाल से, सिंकोना वृक्ष की छाल से। तो किससे बनाई जाती है, तो सिंकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और ये कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, आक्रमण, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा द, ये राइट है। आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज किसका कथन है, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। उसके बाद है नाना साहब दत्तक पुत्र थे, तो बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, शिवाजी के। तो नाना साहब दत्तक पुत्र थे, तो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया, तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा। तो आंसर आपका हो जाता है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हो जाता है, ठीक है ना। और बंदी जीवन पुस्तक के लेखक, तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, आप लोग बताएं। और फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब भाई आप करते रहें। आप जब लाइक करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और आपसे हम और तो कुछ नहीं कहते कि भाई हाँ
आपसे सिर्फ लाइक ही करने के लिए कहते हैं ना, और बाकी तो आपको फ्री PDF नोट्स, फ्री क्लासेस, सभी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं। सिर्फ आपको एक लाइक करना है, और क्या करना है, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करना है। बस इतना ही आपको वर्क करना है, और वो भी हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ आपको करना ही करना है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है, ठीक है। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सचिंद्रनाथ सान्याल कौन हो जाते हैं? तो सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाते हैं। यहाँ पे द ऑप्शन राइट है। और आपका हो जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। तो किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के या ईस्ट इंडिया कंपनी के, किसके कब्जे में था? तो आपका हो जाता है पुर्तगाल। क्या हो जाता है? ऑप्शन आपका राइट है, पुर्तगाल, ठीक है। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु MG नराडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। तो MG नराडे हो जाते हैं। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का है, पंडित नेहरू का यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, लाला लाजपत राय का है, दादा भाई नौरोजी का है। तो मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन महात्मा गांधी जी का हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। एक बार से हम देखिए और देख लेते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। किसके द्वारा कहा गया? तो ये देखिए आपका हो जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा ये बात कही गई, ठीक है ना। यानी ये नारा दिया गया या बात कही गई या किसने कहा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और जब पूछ लिया जाएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और बाकी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग, जो स्वतंत्रता मिली उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान किया है ना। ये तो इससे छिपा है, किसी से भी नहीं छिपा है, सभी लोग जानते हैं, कोई अनजान नहीं है, ठीक है। और इसी तरह दादा भाई नौरोजी के बारे में भी अगर बात की जाए, तो इन सभी लोगों ने मिलकर क्या किया? हमारे देश को आज़ाद कराया, अपनी जान पर खेलकर, है ना। और भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते रहेंगे कि किस तरह से आज जो हम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और आज हम आज़ाद हैं, कहीं पे जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है भाई आप कहीं पे रह रहे हो और दूसरे देश आप जा नहीं सकते हो, कहीं पे भी आप जा सकते हो, रह सकते हो, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है और उसके बाद आप रह सकते हो, मतलब आज़ाद हो, घूम सकते हो, अपना कामकाज शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते, ये नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब लोग ऐसे थे? क्योंकि वो आज़ाद नहीं थे ना। तो इतनी बड़ी जो हम लोगों को कहते नहीं कि एक बहुत बड़ा उपहार मिला है ना, कि आज हम अपने इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। तो ये सभी लोगों ने भाई जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बहुत चीज़ों को कुर्बान कर कर तब जाके हम लोगों को ये आज़ादी मिली है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे विराम देते हैं और सेशन यहीं पे आपका कंप्लीट आज का हो रहा है, और मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें, और भाई एक लाइक तो बनता है, तो लाइक आप लोग ज़रूर करें, और अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करें वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।